हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत की मृदा के विषय में। ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है, यानी नए जो हमारे सिलेबस है उसके अंदर 7 नंबर यूनिट का टॉपिक है। 7 नंबर में है भारत का भूगोल और संसाधन। देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर ये दो नाम नए लिखे गए हैं, एक तो है मृदा, एक है खनिज। हालांकि पिछले सिलेबस के अंदर जो विश्व का भूगोल था उसके अंतर्गत हमने इसके विषय में बात भी की थी। चूंकि यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन किया गया है तो हम इसके विषय में भी थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि जो है हमें किसी प्रकार की रिस्क न उठानी पड़े और प्रश्न जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाए। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और हमारी यही कोशिश है कि उसको आरबीएससी के सिलेबस से ही लिया जाए। राजस्थान बोर्ड के जो किताबें हैं उसी में से हमने इसको लिया है और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। भारत की मृदा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनका डिवाइडेशन कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मृदा होती क्या है। दोस्तों जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, भूमि पर जो देखते हैं जो मिट्टी है, उसी के विषय में अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ हमें थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि ये जो मृदा है वो बनती कैसी है। चट्टानों के विखंडन और जीवांशों के सड़ने गलने से बनती है। अब देखिएगा, जैसे ये हमारा धरातल है तो यहाँ पर पहाड़ भी हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं दोस्तों। तो ये पहाड़ जो है गर्मी, सर्दी और देखिए वर्षा आती है तो इसके कारण ये टूटते हैं। बाहरी जो प्रभाव है उनके कारण टूटते हैं। ये पेड़ पौधों का भी एक जीवन काल होता है दोस्तों, और जीवों का भी एक जीवन काल होता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही जीवन खत्म हुआ किसी भी पेड़ पौधे का या जीव का तो वो गायब हो जाएगा। वो हवा में विलीन नहीं होता है दोस्तों, वो टूट करके खत्म होकर के धरती पर ही रहता है और फिर उसमें अपघटन की क्रिया होती है। धीरे धीरे ये टूटते हैं, मिक्स होकर के जो रूप बनता है, जो मृदा बनती है, जो मिट्टी बनती है, हम उसके विषय में बात करें तो चट्टानों के विखंडन से और जीवांशों के सड़ने गलने से मृदा बनती है। अब ये जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, इसमें पेड़ पौधे उगाने की क्षमता होती है। पेड़ कहाँ उगते हैं? पत्थर पर नहीं उगते हैं दोस्तों, मिट्टी में ही उगते हैं और मिट्टी उन्हीं चट्टानों से बनती है। इसका निर्माण और गुण चट्टानों, जलवायु और वनस्पति पर निर्भर करता है। अब देखिएगा, ये मृदा कैसी होगी ये डिपेंड करती है कि वहाँ की जो चट्टान है वो कैसी है, क्योंकि हमने ये कहा था इस चट्टान से ही तो टूट करके मिट्टी बन रही थी। अब ये जो चट्टान है इसमें जैसे केमिकल होंगे, जैसे खनिज लवण होंगे, वही खनिज हमें इस मिट्टी में भी देखने को मिलते हैं और इन केमिकल पर प्रभाव पड़ता है वहाँ की जलवायु, यानी कि वर्षा ज़्यादा होती है, कम होती है, वहाँ पर गर्मी है, सर्दी है, उन सभी चीज़ों का, जलवायु का प्रभाव जो है वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, जीवांश कम है, जीव जंतु कम है तो जीवांश की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। यानी जैसी वहाँ की वनस्पति है वैसी वहाँ की जलवायु है, उन सभी के आधार पर जो है मिट्टी का निर्माण होता है। वही सारे गुण हमें जो है इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि कितने प्रकार की हो सकती है मिट्टी, तो रचना विधि यानी निर्माण के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की हम देखेंगे। एक है स्थानीय और दूसरी है विस्थापित। स्थानीय कौन सी होगी दोस्तों? जो स्थान विशेष से संबंधित है। जैसे हम कहें हिमालय है तो हिमालय से चल करके दक्षिण के अंदर या फिर उत्तर के जो हमारे मैदान है वहाँ पर मिट्टी उड़ करके तो आ नहीं सकती है, वो इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, नदियों के द्वारा आती है। वैसे स्थान जहाँ पर नदियाँ वगैरह नहीं है वहाँ पर वो मिट्टी वहीं रह जाती है, यानी जो मिट्टी वहीं रहेगी वो स्थानीय कहलाएगी और जो आगे चलेगी वो विस्थापित कहलाती है दोस्तों। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अपनी स्थानीय मिट्टी कौन सी हुई दोस्तों? ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें, यानी कोई चट्टान थी उस पर ऋतु क्रिया यानी बारिश, मौसम, सर्दी, गर्मी के आधार पर उस पर प्रभाव पड़ा और वो विखंडित होकर के गिर गई, लेकिन वो मूल स्थान से हटती नहीं है, दूर नहीं जाती है, यहीं पर आसपास ही रह जाती है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है उसे हम स्थानीय मिट्टी कहते हैं, यानी जिस स्थान पर निर्माण हुआ वो वहीं पर है दोस्तों। लेकिन हम देखिएगा काप मिट्टी की बात करें या हम देखिए जो नदियाँ मिट्टी लेकर के आती हैं वो मिट्टी एक्चुअल में वहाँ की नहीं है, वो हिमालय से निकल करके आती है, नदियाँ उनको बहा करके लेकर आती हैं, बड़ा एक लंबा सफर तय करके आती है, तो उसे हम स्थानीय नहीं कह सकते। वो मिट्टी वहीं पर रहती है तो हम उसे स्थानीय कहेंगे, यानी जो स्थान विशेष पर जो चट्टानें टूट करके बनी और वो वहीं पर रहेगी दोस्तों, तो ऐसी मिट्टी को हम स्थानीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऐसी मिट्टी जो होती है वो जिन चट्टानों से बनती है उसके गुण उसमें विद्यमान होते हैं, बिल्कुल होंगे।
क्योंकि अभी हमने चर्चा भी की है कि जैसी चट्टान होगी वैसे ही तो क्या होंगे, उसमें गुण ही होंगे दोस्तों। यही कारण है कि ये रवेदार परिवर्तित चट्टानों से निर्मित मिट्टी कंकरीले, मोटे कणों वाली, लाल रंग की और अनुपजाऊ होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है वो कंकरीली मिलेगी, क्योंकि उसने सफ़र तय नहीं किया है, वो टूटी फूटी नहीं है बहुत ज़्यादा, वो टूट करके वहीं गिर गई है दोस्तों। उसके कण भी मोटे होंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि मैदानों में जो मिट्टी आती है उसके कण बारीक होते हैं, क्योंकि वो एक लंबा सफ़र तय करके आते हैं दोस्तों, इसलिए टूट करके छोटे 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 होते रहते हैं। अब इन्होंने सफ़र तय नहीं किया है इसलिए वैसी ही रहती है, लाल रंग की होती हैं और अनुपजाऊ होती है। कंकर पत्थर है ना ज़्यादा, तो इसलिए वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है दोस्तों। और लावा के विघटन से मिट्टी का निर्माण हुआ है। और जहाँ पर एक तो ये मिट्टी है जो चट्टानों से बनी, एक मिट्टी कौन सी होगी जो लावा से जिसका निर्माण हुआ है, अंदर से लावा निकला उसके टूट करके बनी हुई है दोस्तों, तो वहाँ मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। कहाँ की बात करें, जहाँ पर लावा से बनती है वो तो क्या होगी, थोड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन जो सीधी रवेदार परिवर्तित चट्टानों से बनती है वो अनुपजाऊ मिट्टी हुआ करती है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दूसरी मिट्टी के विषय में, तो वो हमारी आती है विस्थापित मिट्टी। विस्थापित मिट्टी कौन सी होगी, जिसमें नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है। हमने कहा ऐसी मिट्टी जो एक लंबे वायु प्रवाह के कारण या हिमनद के कारण या नदी के कारण बहुत दूर तक चली जाती है, मूल स्थान से हट करके काफ़ी दूर चली गई, तो इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है उसे हम विस्थापित मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और विस्थापित मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हमने अभी बात भी की थी, मध्यवर्ती मैदानों में और तटीय मैदानों में। मैदान जो होंगे वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ अगर हम कहें तो ये मैदानों की मिट्टी ही होती है। उसके बाद में हमने अभी पढ़ा था लावा निर्मित जो पठार है वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी उपजाऊ होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण के विषय में। भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कांप मिट्टी के विषय में। एलुवियल सोइल जिसे हम कहते हैं, कांप मिट्टी जो होती है वो भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदान कांप मिट्टी से बने हुए हैं दोस्तों। अब इस बात को समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा, कौन सी मिट्टी है, कांप मिट्टी। ये कहाँ मिलेगी, मैदानों में। ये विस्थापित मिट्टी होती है जो हमें मैदानों में ही देखने को मिलती है दोस्तों। जैसे दोस्तों ये हमारा भारत रह गया, तो ये हमारा उत्तर का जो मैदान था और ये जो हमारे तटवर्तीय क्षेत्र थे, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है, वहाँ से नदियाँ बह करके आती हैं और ये हिमालय की नदियों से आकर के बनी हुई हैं। तो ये जो मिट्टी है वो कांप मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कहाँ होगी, भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदानों में ये होती है दोस्तों। ये लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने वर्ग में, 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पुरानी मिट्टी हो गई बांगर और दूसरी हो गई खादर। दोस्तों इन दोनों के विषय में हमने बड़े अच्छे से चर्चा की थी। हमने चर्चा की थी जब हमने भारत के भौतिक प्रदेश देखे थे, तो हमने उनको अच्छे से देखा था। बांगर मिट्टी कौन सी होती है, बांगर मिट्टी वो होती है जिसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी पुरानी जो दोमट मिट्टी है, पुरानी जो कांप मिट्टी है वो वाली मिट्टी होती है। जैसे नदी यहाँ बहती थी पहले तो मिट्टी ले आती थी, वो जमा हो गई है, लेकिन अब इधर से नहीं आती, तो ये पुरानी मिट्टी हो गई, वो बांगर कहलाती है। खादर मिट्टी जहाँ पर आज भी बाढ़ आती रहती है, हर साल जो नदियाँ नई मिट्टी ला देती है वो खादर कहलाती है दोस्तों। वहाँ पर हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। तीसरा हमारा आता है डेल्टा। तीसरी होती है नूतनतम कांप मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा नई है। ये वहाँ होगी जैसे नदियाँ जो बहती हैं तो ढाल कम होने के बाद में इस तरह से बिखर जाती हैं, पतले पतले नलिकाओं में बन जाती है और यहाँ पर मिट्टी जमा हो जाती है। क्योंकि ये डेल्टा की जैसी आकृति होती है, त्रिभुज की जैसी आकृति होती है, इसलिए हम इस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ जो मिट्टी होती है वो डेल्टाई मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अब इस कांप मिट्टी की विशेषताओं को समझ लीजिएगा कौन कौन सी होती हैं। अब देखिएगा इसका जो एरिया मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लेन मिलेगा। प्लेन मतलब समतल होगा, तो इसी कारण से यहाँ पर नहरें निकालना, कुएं खोदना, ये सारी चीज़ें क्या होगी, आसान होगी। इसलिए यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा मिलेगी। जनसंख्या का घनत्व जो है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन गुजारना थोड़ा सा सरल होता है। सड़कें बना सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से सारा कार्य हो सकता है दोस्तों।
इसके अलावा ये मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें नमी अधिक समय तक रह सकती है दोस्तों। इसके अलावा ये बारीक कणों वाली होती है, बारीक कणों वाली और भुरभुरी होती है, जिससे फसलों को उगाना और पौधों द्वारा सरलता से खुराक प्राप्त करना संभव होता है। बारीक कणों वाली होती है, इसलिए पानी ज़्यादा देर तक भी रह सकता है, नमी अधिक समय तक रह सकती है दोस्तों। इसमें वानस्पतिक अंश यानी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है क्योंकि नदियों के जल से अनेक वस्तुएं सड़कर मिट्टी में मिल जाती है। तो हमें ये पता होगा ह्यूमस जिसमें ज़्यादा होगा उसमें जो है उत्पादकता भी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ह्यूमस ज़्यादा होता है यानी पेड़ पौधे, ह्यूमस हम किसे कहेंगे, ह्यूमस यानी जीवांश। जो वनस्पति पेड़ पौधे जीवों के जो अंश हैं उसमें देखिए मिल गए हैं मिट्टी में, उसे हम ह्यूमस की मात्रा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष मिट्टी की एक नई परत बिछ जाने से इस मिट्टी का प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण होता रहता है। खादर जो है वहाँ पर हर साल नई मिट्टी आती रहती है, तो इसलिए हमें वहाँ पर खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पोषक तत्व जो हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे बने रहते हैं। ये स्थानांतरित मिट्टी होने के कारण उपजाऊ होती है। अभी हमने बात भी की थी, स्थानांतरित जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं काली मिट्टी या फिर लावा मिट्टी। कौन सी की, काली मिट्टी या लावा मिट्टी। लावा नाम से ही आप समझ सकते हैं दोस्तों, लावा यानी कि जो लावा है, जो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है वहाँ पर, ये दक्षिणी भारत के लावा प्रदेश में है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग और कर्नाटक के उत्तरी भाग, गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। यानी ये जो लावा के पठार हैं उधर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जिसे हम काली मिट्टी या फिर लावा मिट्टी कहते हैं। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है दोस्तों। इसमें भी आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है, यानी आर्द्रता इसमें लंबे समय तक रह सकती है। देखने में तो ये मिट्टी कैसे लगेगी आपको, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र और सोवियत संघ के यूक्रेन क्षेत्र में मिलने वाली चरनोजम के समान होती है दोस्तों देखने में, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी रचना है, केमिकल है, वो अलग आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जो मिट्टी है उन स्थानों की मिट्टी ह्यूमस और जीवांशों की अधिकता के कारण काली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ज्वालामुखी का लावा है और लावे के जमने से बनी हुई है। क्योंकि किसी काल में लावा भी इसी प्रकार से बना था कि जब जो पेड़ पौधे थे वो उसके अंदर दब गए थे, और जब यही वापस बाहर आते हैं तो इसमें ह्यूमस और जीवांशों की अधिकता होती है, उसी के कारण ये काला होता है। और लावा निर्मित होने के कारण भी इसका रंग भी क्या है, काला होगा दोस्तों। पोटाश और चूने का अंश भी इसमें अधिक पाया जाता है दोस्तों। इसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है और कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कपास कपास और कैसे काली, कौन सी काली मिट्टी कौन सी होगी, जो लावा से बनी है। लावा से क्यों बनी है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, इस कारण से बनी हुई है, इसलिए इसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास होती है। या फिर हम इसे कपास की काली मृदा भी कह सकते हैं। इसका एक अन्य नाम भी आता है रेगुर मृदा, ये नाम आप याद रखिएगा। रेगुर किसका है, काली मृदा का ही नाम है, काली मिट्टी का ही नाम है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इसमें नमी भी काफ़ी समय तक आर्द्रता रह सकती है दोस्तों, इसलिए हमें इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खाद भी कम लगती है। बार बार सिंचाई हमें वहाँ करनी पड़ेगी जहाँ पर मिट्टी में पानी डालने के बाद में बहुत लंबे समय तक आर्द्रता नहीं रह पाती, यहाँ पर रहती है, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसलिए इसमें खाद भी क्या होगी, कम लगती है दोस्तों। सूखने पर ये कड़ी हो जाती हैं, जिसमें आपने ये देखा होगा दरारों वाली जो भूमि कई बार आप चित्रों में देखते हैं वो इसी की होती है। सूखने पर ये कड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है और इसमें दरारें भी पड़ जाती है दोस्तों। कहाँ है ये, तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों में इसकी परत जो है वो 7 मीटर तक गहरी हो जाती है, यानी ये काफ़ी गहरी भी देखने को मिलती है। इसमें मूंगफली और गन्ने की खेती होती है। कौन सी खेती होती है, काली मिट्टी में मूंगफली और गन्ने की खेती होती है, या फिर कपास होता है दोस्तों। तो सभी चीज़ें जाननी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। फिर हम बात करते हैं अगली मिट्टी के विषय में, जो है हमारी लाल मृदा। लाल मृदा कैसी होती है, छिद्रदार होती है। लाल मृदा जो है वो छिद्रदार होती है, इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है, ये आर्द्रता नहीं रख सकती है। जहाँ पर काली मिट्टी आर्द्रता रख सकती थी तो वैसी क्षमता इसमें नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आर्द्रता नहीं रहती है, वो देखिएगा काली में आर्द्रता रहती थी इसलिए सिंचाई नहीं थी, लेकिन इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर हमें सिंचाई की आवश्यकता बार बार पड़ती है। क्योंकि ये छिद्रदार होती है, पानी निकल जाता है, ये उपजाऊ नहीं होती है।
खाद के उपयोग से इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों पानी नहीं रुकता है, आर्द्रता नहीं रहती है, तो इसलिए उपजाऊ भी नहीं होगी, लेकिन खाद डाल दें तो फिर हम इसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। यानी ऐसी भूमि में खाद की आवश्यकता होती है। इसका जो कलर होता है वो भूरा और लाल होता है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश होता है। लोहे का अंश होने के कारण ये लाल और भूरे रंग की देखने को मिलती है। इसमें कंकड़ भी आपको मिलेंगे। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की कमी है। ये सारे पोषक तत्व जो है यहाँ कम है। चूने का अंश भी कम रहता है दोस्तों। इसकी परत जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। अभी हमने देखा था ना कि जो हमारी काली मिट्टी थी वो नदी घाटियों में तो 7 मीटर तक गहरी हो गई थी दोस्तों, तो काफ़ी गहरी तक ये होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। केवल नदी घाटियों में ही इसकी गहराई अधिक मिलती है, बाकी ये एक पतली परत के रूप में होती है। इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें आर्द्रता कम होती है, इसलिए हमें इसमें सिंचाई की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, और खाद भी हमें देनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग, तमिलनाडु और कर्नाटक में हमें देखने को मिल जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं लेटेराइट मिट्टी के विषय में। लेटेराइट मिट्टी जो है हमारी, ये पक्की ईंट, ये लाल रंग की ईंट होती है, वैसी ही लाल होती है दोस्तों, और इसमें कंकड़ों की प्रधानता होती है। इसमें कंकड़ पत्थर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये पुरानी जो चट्टानें हैं हमारी, उन्हीं के विघटन से बनती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। देखिएगा दोस्तों ये कैसे बनती है, जो हमारी पुरानी चट्टानें हैं उनके विघटन से बनी हुई ये मिट्टी है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म है, इनकी मात्रा जो है वो कम होती है। लोहा, एल्युमिनियम तो ज़्यादा है, लेकिन चूना, फास्फोरस जो पौधों के लिए आवश्यकता है वो थोड़ी कम होती है दोस्तों। और ये कहाँ मिलती है, ये आपको मिलेगी उन भागों में जहाँ पर वर्षा कम होती है और ताप भी अधिक रहता है दोस्तों। वर्षा अधिक होती है, सॉरी ये कम को काट देना। ये कहाँ मिलेगी, जहाँ पर इसमें वर्षा अधिक होती है और ताप भी अधिक रहता है, यानी रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अधिक वर्षा के कारण सिलिका, रासायनिक लवण और बारीक उपजाऊ कण बह जाते हैं, इसलिए इसमें कोई उपजाऊपन ज़्यादा रहेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वर्षा के कारण जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ये जो चीज़ें बह सकती हैं वो बह ही जाती हैं, इसलिए इस मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो आपको ऊसर मिलते हैं दोस्तों। सूखने पर यह पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है, इसमें पत्थर के गुण आपको देखने को मिल जाएंगे और ईंट की तरह ही आपको दिखाई देगी। और ये कहाँ है, मुख्यतः ये आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिल जाएगी। जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, तो इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। पूर्वी घाट की बात कर रहा हूँ, मैदानों में तो कांप मिट्टी आपको मिलेगी। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल से होते हुए असम तक एक संकरी पट्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इस पर चाय की खेती की जा सकती है। हम ऐसा न कहें कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, उपजाऊपन है जो काम में ले सकते हैं, हम इसको चाय की खेती के लिए काम में ले सकते हैं दोस्तों। इस मिट्टी में कहीं कहीं वृक्ष भी उग जाते हैं, जिससे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। अब ये काम की तो है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर विशेष प्रकार की खेती है, तो चाय की है या फिर इमारती लकड़ी अपने देख रहे थे। फिर हम बात कर लेते हैं बलुई मिट्टी। देखिए बलुई जो अपनी मृदा है, जो जिसको अपने बेकला रेत के नाम से जानते हैं, जो मोटे कणों वाली होती है दोस्तों, उसी की बात अपनी कर रहे हैं। ये पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ की मरुभूमि में मिलते हैं। इसके बड़े कण होते हैं और इसमें क्षारीय तत्व भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस आदि तत्वों की कमी होती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे भी कम हैं, इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ पर कम ही होंगी दोस्तों। तो ये कोई बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, शुष्क रंध्रमय होती है। इसके कारण ये पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है, उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है दोस्तों, क्योंकि ये रंध्र में होती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तो फिर ये मिट्टी काफ़ी सिंचाई अगर उपलब्ध हो जाए तो यही मिट्टी काफ़ी उत्पादक सिद्ध हो सकती है, अन्यथा उपजाऊ नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा समय तक ऑब्जर्व नहीं कर पाती है दोस्तों। हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर में कृषि की समृद्धि इसी की पुष्टि करता है, यानी अगर सिंचाई उपलब्ध हो जाए तो फिर ये मिट्टी भी काम की बन जाती है दोस्तों।
इंदिरा गांधी नहर जो है इससे इस क्षेत्र को काफ़ी फायदा हुआ है दोस्तों। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगी, जहाँ पर्वत है, पर्वत में पतली परत वाली मिट्टी देखने को मिलती है और हिमालय पर्वत हमारे लिए विशेषता देखने को मिलेगा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी जो है हमें देखने को मिलती है और ये जो है वो अपरिपक्व मानी जाती है। इसको हम कहते हैं अभी इसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है, इस कारण इसमें मोटे कण और कंकर पत्थर मिलते हैं। जितना निर्माण होने के बाद में तो जो है कण छोटे हो जाएंगे, कंकर पत्थर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मिट्टी में जब तक मिलेंगे जब तक वो अपरिपक्व है और इसे हम अपरिपक्व मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिपक्व मिट्टी हम कहा करते हैं। इसकी परत मोटी नहीं होगी दोस्तों, पहाड़ों पर आपको जो पर्वतीय मिट्टी मिलेगी वो मोटी परत की नहीं होती है। इसमें ह्यूमस और चूने के जो तत्व हैं वो काफ़ी कम होते हैं, यानी इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब देखिएगा पर्वतीय मृदा आपको कहाँ मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्र और विशेषता कौन सा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। कैसी होती है, ये अपरिपक्व होती है क्योंकि इसमें मोटे कण है और कंकर पत्थर अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे अपरिपक्व मिट्टी भी कहते हैं। इसमें ह्यूमस और चूने के तत्व कम होते हैं दोस्तों। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। जहाँ हमने जो बलुई मिट्टी थी उसकी प्रकृति क्षारीय देखी थी, वहीं पर पर्वतीय जो मिट्टी है इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। कुछ स्थानों पर इसकी परत आपको मोटी भी मिल जाएगी और वहाँ पर चाय और आलू की खेती भी होती है। कई स्थानों पर वैसे पतली ही होती है, जहाँ मोटी है वहाँ पर आपको चाय और आलू की खेती भी देखने को मिल जाती है पर्वतीय मिट्टी में। अब इसको भी काम में लिया जाता है। जहाँ बारीक कणों वाली मिट्टी है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और चावल की खेती भी की जाती है। तो सीढ़ी नुमा खेत कहाँ पर मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। पहाड़ों को इस तरह से सेट किया जाता है ताकि जो मृदा का ज़्यादा अपरदन न हो पाए दोस्तों, और जो है सीढ़ी नुमा बना करके चावल की खेती की जाती है। कम उपजाऊ मिट्टी वाले ढालों पर चारागाह पाए जाते हैं, जहाँ ढाल कम है वहाँ पर आपको चारागाह देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये हमारी मिट्टी है, ये आपको मैप जो है PDF में दे दिया जाएगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा कम ही पूछा जाना है कि कौन सी मिट्टी का पर्टिकुलर एरिया, खाली मैप देख लेंगे या फिर अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे RBSC में उतना ही देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मृदा से संबंधित समस्याओं और उनके संरक्षण के विषय में दोस्तों। तो समस्या तो एक ही है, वो है मिट्टी का कटाव, की मिट्टी बह जाती है दोस्तों, ये मुख्य समस्या है। और मिट्टी कटाव के हमें दो रूप मिलते हैं, एक तो परत के रूप में और एक नाली के रूप में जो बहती है दोस्तों। परतीय अपर्दन और अवनालिका अपर्दन हम इसे कहते हैं। यमुना और चंबल जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर नालीदार कटाव होता है और जिसके कारण वहाँ पर बीहड़ बन चुके हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बीहड़ कहाँ है तो चंबल क्षेत्र में, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। मिट्टी के कटाव के कौन कौन से उत्तरदायी कारण हो सकते हैं तो समझ लेते हैं। जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, इस कारण बरसात से भी मिट्टी आसानी से कटती है, क्योंकि बारिश जब होती है, मूसलाधार बारिश होती है तो कण अपनी जगह छोड़ देते हैं और मिट्टी जो है पानी के साथ में बह जाती है दोस्तों। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आती है और बाढ़ जब आती है तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और वो भी बह जाती है। नदी घाटियों और पहाड़ी ढालों में वनों की कटाई होने के कारण भूमि नग्न सी पड़ी रहती है दोस्तों। पहाड़ी ढाल थे, वैसे भी पानी बहने के लिए वो एक अच्छा क्षेत्र था और यहाँ पर हमने पेड़ वगैरह नहीं है दोस्तों। वनों की कटाई होगी तो जो मिट्टी है वो सीधी ही निकल पड़ती है दोस्तों, इसलिए आसानी से पवन और वर्षा की चपेट में आ जाती है। ढालू जो जमीन है वहाँ पर चारागाह जो है उनको खेतों में बदल दिया गया, चारागाह हमने काट करके खेत बना दिए गए, या फिर पशुओं को उपयुक्त ढंग से चराने पर ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे भी मिट्टी का कटाव होता है। ग्रीष्म काल आता है, गर्मी के अंदर खेत खाली पड़े रहते हैं और पवनें तेज गति से चलती हैं, तब खेतों की उपजाऊ मिट्टी पवन के साथ में भी उड़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा मानव के द्वारा निरंतर की जाने वाली कृषि की जो प्रक्रिया है उसके कारण मिट्टी का संगठन जो है वो कम हो जाता है और इसी कारण से मिट्टी का अपरदन भी बढ़ता है दोस्तों। भारतीय मिट्टियों का प्रकार व उनका रासायनिक स्वरूप भी अपरदन में सहायक होता है, यहाँ की मिट्टियाँ ही इसी प्रकार की है दोस्तों। भूमि संरक्षण, अब हम मृदा संरक्षण या भूमि संरक्षण की बात करें तो इसके लिए हम उपाय क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो यही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे जिससे मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया से क्या होगा, वृक्षों की जो जड़ है वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती है। हरित पट्टियाँ जो हैं वो इसके लिए लाभदायक होती हैं, तो हरित पट्टियों में वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। बांध बनाना चाहिए, बांध बनाकर विशाल जलाशयों का निर्माण करने से भी अपरदन को रोका जा सकता है ताकि पानी इधर उधर नहीं जाता है।
तो उससे भी हमें लाभ होगा दोस्तों। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करनी चाहिए, जिससे मिट्टी का अपरदन कम हो। खेतों की मेड़ जो है वो भी हमें मजबूत करनी चाहिए ताकि पानी के साथ बहे नहीं। अनियंत्रित पशुचारण भी नहीं होना चाहिए, उसको एक सिस्टम के हिसाब से करना चाहिए ताकि जो है वो भूमि बिल्कुल खाली नहीं हो और मृदा का जो अपरदन है वो कम हो दोस्तों। ढालू जो जमीन है वहां पर गोलाई में समोच्च रेखाओं की तरह जुताई करना चाहिए दोस्तों। कृषि के प्रकार जो हमने विश्व भूगोल में देखे थे वहां पर सारा कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं वो सारा हमने देखा हुआ है, चूंकि ये पुराने सिलेबस में था दोस्तों। नालियों पर अवरोध लगाना, वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाना, यानी वृक्ष नए भी लगाने हैं और पीछे वालों को भी हमें रोकना है। कृषि भूमि को कम से कम 1 साल के लिए आप इसको प्रति छोड़ सकते हैं दोस्तों। 1 वर्ष यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 1 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, प्रति छोड़ देंगे तो उससे भी फायदा होने वाला है दोस्तों। भारत की मृदा की समस्याओं के निवारण के लिए स्थानीय सरकार और राज्य सरकार जो है, यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो है वो क्या प्रयास कर रही है उनको भी हमें देख लेना है, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट और पुस्तक में भी है दोस्तों। भारतीय मृदा के मरुस्थलीकरण, सबसे बड़ी समस्या है मरुस्थलीकरण हो रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर की स्थापना की गई है, जो मृदा विकास के लिए कार्य कर रहा है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर है, उसके माध्यम से अधिक शुष्कता सह सकने वाले पेड़ों को भी लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से ऐसे जो पेड़ हैं वो ज़्यादा शुष्कता को सहन कर सकते हैं। केंद्रीय भूमि रक्षा बोर्ड, इसको याद रखिएगा, के माध्यम से कटी फटी जो भूमि है उसको कृषि योग्य बनाकर वर्तमान कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये सरकारी प्रयास है दोस्तों, सारे के सारे सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की अनुसंधानशालाएं भी खोली गई हैं दोस्तों। रेत को उड़ने से रोकने के लिए चारागाह बनाने और वायुयान से बीज बिखेर कर बबूल व आक के पेड़ लगाने का काम शुरू किया गया। ये सारे सरकारी प्रयास है दोस्तों। लोगों को जागरूक करना ये सबसे ज़रूरी है। लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो इसी कारण हमें नुकसान भी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा और भी मृदा के प्रकार होते हैं, हम अलग अलग प्रकार से साइंटिफिक भी बांटते हैं, लेकिन हम देखिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर होगा तो कोई ना कोई बुक भी आपके पास में होगी, उसमें से देख लीजिएगा। मैंने आपको 12वीं लेवल तक का जो था वो सारा कुछ करवा दिया है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। भूमि में रॉक फास्फेट व जिप्सम मिलाकर लवणीयता और क्षारीयता की समस्या को कम किया जा सकता है, और ये जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी भारत की मृदा है वो किस प्रकार की है, कौन कौन से पार्ट है और उसकी समस्याएं कौन सी है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी। और दोस्तों पूरा भूगोल का एक आपको जो है प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर पार्ट भी मिलने वाला है, जैसे बाकी पार्ट आपको दिए गए हैं तो वो भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।